नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और मैं तरुण आप लोगों का होस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अलग सा वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है इन चीज़ों को जानना। और मैं आज से आप लोगों के लिए यही जो वीडियोस हैं वो ऐसे ही बनाऊंगा। और ये वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं पता नहीं होगा, तब तक आप लोग बना नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजी कीड़ा हर बार आप लोगों के लिए ऐसी कोशिश करता रहता है कि आप लोगों को हर चीज़ें समझ में आए और आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो, ताकि ये होता है कि हम लोग जो गैप होता है, एक जनरेशन का गैप होता है कि हम लोगों को ये चीज़ें 5 साल बाद में जाकर पता होती है, उससे अच्छा है कि हम लोगों को ये चीज़ें पहले ही पता हो। ठीक है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन एपीआई, माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा और इनकी एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ काम में लेते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऊपर ही काम कर रहे थे। जैसे कि हम लोग वेब फॉर्म में काम करते थे सबसे पहले, तो वहां पर आप लोगों का फ्रंट एंड एक होता था। वहां पर फ्रंट एंड का मतलब यूआई, जहां पर आप लोगों का एचटीएमएल का कोड होता है, सीएसएस का कोड होता है। यूजर जो है अपने डाटा को इनपुट करता है फील्ड्स के अंदर, ठीक है। फिर वो डाटा जाकर बैकएंड में सेव होता है, डाटाबेस में सेव होता है। तो आप लोगों का फ्रंट एंड, आप लोगों का बैक एंड और आप लोगों का लॉजिक्स एक जगह ही होता है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर होता है, इंटीग्रेट होता है एक ही एप्लीकेशन के अंदर। और उसी एप्लीकेशन में आप लोगों का फ्रंट एंड है, उसी एप्लीकेशन में आप लोगों का डाटाबेस है, उसी एप्लीकेशन में आप लोगों का क्या है, लॉजिक है। तो क्या होता है, जब ये पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है तब हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं एक सर्वर के ऊपर, और सर्वर तब वहां से एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो सब जब एक जगह सब कुछ होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आज बुरा क्यों होता जा रहा है, उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। बुरा इन सेंस, हम लोग अभी तक तो काम में लेते आ रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर अब हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा जो है वो छोड़ेंगे। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोला कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे कि आप लोगों का फ्रंट एंड हो गया, आप लोगों का कोड हो गया, आप लोगों का डाटाबेस हो गया, आप लोगों का लॉजिक हो गया, वो एक एप्लीकेशन के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप लोगों का कोड जो है सर्वर पर नहीं जाएगा, जब तक आप लोगों की पूरी एप्लीकेशन ना बन जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ कस्टमर को, सपोज हम लोग एक शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, सपोज आप लोगों को सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, उन्हें सेल नहीं करना, उनको खरीदना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कस्टमर को दिखाना है। आप लोगों की वेबसाइट्स पर वो यूजर जो है वो आना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई ऑपरेशंस नहीं होना चाहिए, आप लोग ये चाहते हैं। तो जब तक आप लोग ये काम नहीं कर सकते, जब तक कि आप लोगों के प्रोडक्ट ऐड नहीं हो जाते, डाटाबेस ऐड नहीं हो जाता आप लोगों का मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद में उसे डिप्लॉय करेंगे सर्वर के ऊपर। लेकिन ऐसा अभी स्टार्ट कर दिया गया है कि आप लोग जो है एक इंडिविजुअल चीज जो डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर पूरी एप्लीकेशन बनना जरूरी होता है, और तभी वो डिप्लॉय होती है आप लोगों के सर्वर के ऊपर, और तभी आप लोग जो है उन्हें देख पाते हैं एप्लीकेशंस को। अब सपोज आईआरसीटीसी की वेबसाइट आप लोग जानते हैं, रेलवे की टिकट आप लोग बुक करना जानते हैं, बहुत बार बुक की भी होगी आप लोगों ने, या हम लोग कहें कि आप लोगों ने वर्डप्रेस भी चलाया होगा। वर्डप्रेस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने रन की होंगी, वेबसाइट्स भी आप लोगों ने देखी होंगी। ये सारी की सारी एप्लीकेशन, जैसे कि आईआरसीटीसी की हम लोग बात करते हैं, रेलवे की बहुत बड़ी साइट है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग रेलवे का ही लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें 3 टाइप की चीजें हैं। अगर हम लोग को रेलवे की साइट्स को विजिट करना है, देखना है कि कौन सी ट्रेन का जो है वो टाइम क्या क्या है, या ठीक है, तो उनका ट्रेन का टाइम हम लोग देखते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जैसे कि ट्रेन आईआरसीटीसी की जो साइट है, सपोज कीजिए कि उसको विजिट करने वाले लोग टोटल 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और 2 करोड़ में से कुछ ऐसे यूजर हैं जो उनमें से टिकट बुक करते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग 50 लाख हों। और 50 लाख में से कुछ लोग जो हैं टिकट कैंसिल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग, जैसे कि 5 लाख लोग जो हैं टिकट को कैंसिल भी कर लेते हैं। तो ये अलग अलग फेज है, ठीक है।
कुछ लोग विजिट करते हैं, कुछ लोग टिकट को बुक करते हैं और कुछ लोग जो है कैंसिल भी कर देते हैं टिकट को, या टिकट बुक करने तक पहुंचते ही नहीं है। तो ये फेज हैं अलग अलग। तो मैंने जैसा कहा कि कुछ लोग जो हैं, जैसे 2 करोड़ लोग जो हैं IRCTC की साइट को विजिट करते हैं और 50 लाख लोग या 5 लाख लोग ही टिकट को बुक करते हैं। आप लोग ये मान के चलिए, तो 5 लाख लोग जो हैं आप लोग ऑर्डर तक पहुंचे, यानी कि टिकट बुक करने तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन विजिट करने वाले लोग कितने थे? 2 करोड़, और बुक करने वाले लोग कितने थे? 5 लाख। तो यहां पर 5 लाख जो लोग हैं उनके लिए सर्वर डाउन नहीं रहना चाहिए। इवन आप लोगों के 2 करोड़ के लिए भी सर्वर डाउन नहीं रहना चाहिए। लेकिन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या हुआ कि सारे की सारी एप्लीकेशन एक ही डाटाबेस से उठती है। तो अगर 2 करोड़ लोग एक साथ आते हैं साइट के ऊपर, तो वहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ज्यादा जो है लोड बढ़ जाएगा साइट के ऊपर। तो वो बुक करने तक पहुंचेगा ही नहीं, कोलैप्स कर जाएगी साइट और आप लोगों का डाटा सर्वर जो है वो हैंग हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारा का सारा सब कुछ मैटर जो है वो एक ही जगह बना हुआ है। डाटाबेस को हर एक आप लोग गेट करने के लिए डाटाबेस को यूज करते हैं, आप लोग एडिटिंग करने के लिए डाटाबेस को यूज करते हैं, आप लोग जो है टिकट बुक करने के लिए डाटाबेस को यूज करते हैं, उसी डाटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसमें सब कुछ जो है वो एक जगह ही होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास लोड बढ़ जाएगा साइट के ऊपर और साइट कोलैप्स हो जाएगी। और खासकर आप लोगों की जो IRCTC की वेबसाइट है वो कोलैप्स होती ही है, ठीक है। तो ये हुआ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसमें सब कुछ एक जगह ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, लॉजिक्स हो गया, सब कुछ एक जगह है। कोलैप्स करनी ही करनी है, क्योंकि हम लोग उसे रिसोर्स नहीं दे सकते, अलग से रिसोर्स नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो लोग साइट को विजिट कर रहे हैं 2 करोड़ लोग, उसको हम लोग अलग से रिसोर्स दे दें, अलग से मेमोरी दे दें, अलग से CPU की जो स्पीड है वो बढ़ा दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह ही है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन को आप लोगों को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, ठीक है। और जबकि 5 लाख लोग ही आप लोगों के बुक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग 5 लाख लोगों को अलग रिसोर्स दें और आप लोग जो है 2 करोड़ लोगों को अलग रिसोर्स दें। ऐसा नहीं हो सकता मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो अभी काम में लिया जा रहा है। जैसे कि अमेजोन की बात करें, अमेजोन एक वेबसाइट है। जैसा कि होता है रोज अमेजन के ऊपर सपोज कीजिए कि 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, अमेजन की वेबसाइट पर विजिट करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे कि 50,000 लोग या 5,000 लोग या 10,000 लोग जो है बुकिंग कर पाते हैं, लेकिन सर्च जो है वो 10 लाख या 20 लाख कर लेते हैं रोज, या 50 लाख लोग रोज सर्च कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, जिस दिन साइबर मंडे या ब्लैक फ्राइडे होता है, जिस दिन सेल चलती है अमेजन के अंदर, उस दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। और वो भी फ्रंट एंड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। बुकिंग तक जो हम लोग चलते हैं जहां तक, वहां तक आप लोगों का ट्रैफिक जो है वो डाउन होता जाता है कि बुक बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सर्च बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट एंड है उसको अलग से रिसोर्स दे दिया जाए ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए, साइट क्रैश ना करे। इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं है। जिसको अलग से रिसोर्स दे दिया उसको है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, माइक्रो सर्विस के अंदर आप लोगों के फ्रंट एंड के लिए UI अलग बनेगी, आप लोगों के फ्रंट एंड के लिए आप लोगों का सर्विस अलग बनेगा, रिपोजिटरीज अलग बनेगी, डाटाबेस अलग बनेगा, ठीक है। अब बात रही आप लोगों की कार्ट के लिए कि भाई यूजर जो है विजिट करने के बाद में कार्ट में ऐड करेगा। अब कार्ट के लिए भी आप लोगों के पास सर्विस अलग बनेगी, रिपोजिटरी अलग बनेगी, मॉडल अलग बनेंगे, व्यू मॉडल अलग बनेंगे, डाटाबेस भी अलग बनेगा। तो सभी के लिए डाटाबेस अलग 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 हो गया। अब ये इंडिविजुअल है, जो प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जिसको प्रोडक्ट को यूजर देख पा रहा है अमेजन की वेबसाइट के ऊपर, उसको अलग से रिसोर्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि माइक्रो सर्विस की एक पहचान होती है कि एक सिंगल टास्क को करने के लिए एक सर्विस तैयार की जाती है, एक माइक्रो सर्विस तैयार की जाती है। ए माइक्रो सर्विस हैज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक माइक्रो सर्विस के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए एक माइक्रो सर्विस तैयार कर रहे हैं तो माइक्रो सर्विस जो है वो एक के लिए तैयार हो जाएगी। प्रोडक्ट आप लोगों को चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि प्रोडक्ट, ऐसा होता है कि बहुत बार कि प्रोडक्ट वाला पेज जो है आप लोगों का कोलैप्स कर गया, कि भाई हो सकता है कि 2 करोड़ लोग एक साथ आ जाएं अमेजन की वेबसाइट के लिए, तो उनको वो रिसोर्स जो दिए जा रहे हैं वो कम पड़ गए हों, तो वो हो सकता है कि कोलैप्स कर गई। लेकिन जो इंडिविजुअल रिसोर्स जिसको दिए जा रहे थे,
जैसे कि आप लोगों के पास कार्ट है, आप लोगों के पास ऑर्डर है, इन दोनों टेबलों को आपस में अलग अलग रिसोर्स दिए जा रहे थे। तो इनके डाटाबेस भी अलग है, इनका भी अलग है, लेकिन मोनोलिथिक में क्या था, सबका डाटाबेस एक ही था, तो उनको पूरी को एक ही रिसोर्स दिया जाता था, तो वो क्रैश होनी ही थी, जैसे IRCTC। लेकिन अमेजन जो है वो कार्ट वाली टेबल को अलग देता है, ऑर्डर वाली टेबल्स को जो है, ऑर्डर वाला जो सेक्शन है उसको अलग देता है। तो वो एक माइक्रो सर्विस है, कार्ट की एक माइक्रो सर्विस है, प्रोडक्ट की एक माइक्रो सर्विस है। तो यहाँ पर अलग अलग जो इंडिविजुअल है उनको अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में बांट देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। हर एक मॉड्यूल को अलग अलग सर्विसेज में बांट दिया जाता है। जैसे कि फ्रंट एंड को अलग सर्विस में बांट दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जैसे कि सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाना ही है, उसे एडिट नहीं करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है एक अलग सर्विस में बना दिया, जिसमें एडिट होता हो, प्रोडक्ट डिलीट होता हो या कस्टमाइज होता हो, वो एक अलग सर्विस में बांट दिया। तो एक हर एक पार्ट को अलग 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 डाटाबेस देना, अलग रिपोजिटरीज तैयार करनी, अलग उनके लिए सर्विस तैयार करनी, वो होती है माइक्रो सर्विस। और जल्दी ही हम लोग आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताएंगे माइक्रो सर्विस का। अभी तक जो चल रहा था उसमें सभी में कॉमन डाटाबेस चल रहा था, तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था। अभी हम लोग सभी में सेपरेट डाटाबेस लेकर चलेंगे, तो वो आप लोगों के लिए माइक्रो सर्विस तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब माइक्रो सर्विस जो है और एपीआई में क्या डिफरेंस है? एपीआई जो है वो एक प्रकार का इंटरफेस है जो कम्युनिकेशन करवाता है दो एप्लीकेशन के बीच में। ये ध्यान रखना आप लोग कि जो एपीआई है वो क्या है, एक प्रकार का इंटरफेस है, जबकि माइक्रो सर्विस एक प्रकार का आर्किटेक्चर है या एक कंपोनेंट है, ठीक है। और एपीआई जो है वो एक इंटरफेस है जो दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ये मानकर चलते हैं कि रेलवे की साइट ही लेकर चलते हैं या एयरलाइन की कोई साइट लेकर चलते हैं। 10 वेबसाइट बनी हुई है आप लोगों के पास टिकट बुक करने के लिए, लेकिन सभी में टाइम जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो जो कोड है जहां पर बना है वो ही कोड जो है सभी जो साइट हैं, जो 10 साइट हैं वो यूज कर रही है, ठीक है। उस यूज को, उस इंटरफेस को जो है दोनों, जैसे कि एक एप्लीकेशन कोड यहां पर है और एक एप्लीकेशन कोड ये जो है ये यूज करने वाली साइटें हैं, जैसे कि 5 साइटें हैं और एक सिंगल साइट जहां पर कोड लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी इसको यूज करेंगी। जो इन बिटवीन जो चीजें हैं जो इनको बीच में कम्युनिकेशन करवाता है उसे हम लोग बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर भी कोड लिखा जाता है, वो भी एपीआई है, यहां पर भी एपीआई का कोड लिखा जाता है। वो एपीआई नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, वो वेब एपीआई है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए कि यहां पर एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, और यहां पर आप लोगों के पास जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं माइक्रो सर्विस, ये आपस में एक माइक्रो सर्विस है, ये भी आप लोगों के पास एक माइक्रो सर्विस है। इसको ये यूज करते हैं, यूज करने के लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए बीच में वो एपीआई होता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया एपीआई के बीच में, माइक्रो सर्विस के बीच में और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बीच में। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि हमारे पास माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, माइक्रो सर्विस को हम लोग तैयार कैसे करेंगे, माइक्रो सर्विस के लिए क्या चाहिए। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन होता है। हम लोग लॉगिन और लॉग आउट करते हैं। तो अगर हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाते हैं तो सभी में हम लोग जो है आइडेंटिटी सर्वर काम में लेते हैं और पूरे में वही घुमा देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर सबके लिए आइडेंटिटी सर्वर के लिए भी डाटाबेस एक होता है, प्रोडक्ट के लिए भी वही डाटाबेस है, और आप लोगों के ऑर्डर के लिए भी वही है, कार्ड के लिए भी वही है, ठीक है, मोनोलिथिक के अंदर। लेकिन माइक्रो सर्विस में आइडेंटिटी सर्वर का अलग डाटाबेस होगा, प्रोडक्ट के लिए अलग डाटाबेस होगा, कार्ड के लिए अलग डाटाबेस होगा और ऑर्डर के लिए अलग डाटाबेस होगा माइक्रो सर्विस के अंदर, ठीक है। माइक्रो सर्विस बेस्ट है क्योंकि हम अलग अलग से रिसोर्स दे सकते हैं। तो डिप्लॉय करना आसान होता है, एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, डिप्लॉय कर दो, और कार्ड तैयार हो गया, कार्ड का डाटाबेस तैयार हो गया, डिप्लॉय कर दो। तो डिप्लॉय जो है करना आसान होता है माइक्रो सर्विस में, जबकि मोनोलिथिक के अंदर हार्ड होता है। स्केलेबिलिटी ज्यादा होती है माइक्रो सर्विस की, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल को अगर रिसोर्स दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स दे दिया, ठीक है। लेकिन मोनोलिथिक में सारी एप्लीकेशन को रिसोर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स देना आसान होता है इंडिविजुअल को, ठीक है। डिप्लॉय करना हो गया, स्केलेबिलिटी आप लोगों के पास होगी, रिसोर्स देना ही स्केल कर सकते हैं ना मुंह से। एक डाउन टाइम, रिड्यूस डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम का मतलब होता है कि हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं डाउन टाइम। हम लोग जो अगर कोड में सपोज आप लोगों का प्रोडक्ट वाला जो माइक्रो सर्विस है वो काम नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट वाले को
बंद कर दिया, कार्ट और ऑर्डर चल रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। जब प्रोडक्ट सही हो गया, एज्योर के ऊपर रन होता है एप्लीकेशन, तो एज्योर के ऊपर रन हो गया तो प्रोडक्ट भी चल पड़ा, तो डाउन टाइम रिड्यूस हो गया ना, डाउन टाइम कि भाई एक को अगर हम लोग टेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए। तो ये इसके एडवांटेज है माइक्रो सर्विस की कि इंडिविजुअल कोड होता है, ठीक है, आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है माइक्रो सर्विस। और माइक्रो सर्विस भी वही कोड आप लोगों को लिखना होता है, जो आप लोग अलग अलग लिखते हैं वो हम लोग एक लिखते हैं, लेकिन बस समझने की एक प्रॉब्लम है। एक होती है नो सीक्वल और एक होती है सीक्वल। ये सीक्वल और नो सीक्वल में क्या डिफरेंस है? नो सीक्वल जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को मैप करके नहीं चलती है, लेकिन सीक्वल मैप करके चलती है कि भाई अगर आप लोगों के पास कस्टमर डिलीट हो गया तो उससे रिलेटेड डाटा भी डिलीट कर दो, तो ये तो सीक्वल है। लेकिन नो सीक्वल में क्या होता है कि आप लोगों के पास कस्टमर डिलीट हो गया, लेकिन उसके जो सर्चिंग किए हुए जो फंक्शंस है वो सेम वो रहने चाहिए वही डाटाबेस में, वो होता है नो सीक्वल। अब ये देखिए, अगर मेरे को लॉगिन एंड लॉग आउट देना है, आइडेंटिटी सर्वर के लिए एक माइक्रो सर्विस तैयार करनी है, वहां पर डाटाबेस तैयार करना है, तो कस्टमर का पार्ट हो गया ना, वो कस्टमर का डाटा सेव करना है मुझे, ठीक है, कस्टमर को जो ऑथेंटिकेशन देना है, तो इसके लिए मैं सीक्वल यूज करूंगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि भाई अगर दूसरा कस्टमर नहीं आना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए वहां पर। अगर मैं प्रोडक्ट पे नो सीक्वल यूज कर लूं, भाई मैंने आइडेंटिटी सर्वर के लिए तो सीक्वल यूज कर ली, क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास मेरे ही नाम से दूसरा वाला कस्टमर आ गया तो हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो लोग? तो आइडेंटिटी सर्वर के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सीक्वल। लेकिन प्रोडक्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल उसी नाम से प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाए, तो यहां पर आ गई आप लोगों के पास नो सीक्वल। यहां पर नो सीक्वल हम लोग काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और माइक्रो सर्विस हम लोग जल्दी ही तैयार करेंगे। माइक्रो सर्विस में आप लोगों के पास एक गेटवे भी होना चाहिए जो ओसिलॉट का हम लोग काम में लेंगे, एंड सर्विस बस भी होनी चाहिए। सर्विस बस का मतलब होता है एसिंक्रोनसली जब माइक्रो सर्विस को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है तो एक सर्विस बस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एज्योर सर्विस बस $10 की बात है, $10 तो आपके लगने ही है, क्योंकि एज्योर की जो सर्विस है वो फ्री नहीं है शायद। अगर सर्विस फ्री होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, और माइक्रो सर्विस के लिए। और अगर आप लोगों को सिंक्रोनसली कम्युनिकेट करना है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गेटवे की ज़रूरत क्या होती है? गेटवे की ज़रूरत होती है कि आप लोग डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को MVC आर्किटेक्चर में नहीं बदल सकते, मतलब सारा एक जगह कॉन नहीं कर सकते। गेटवे की ज़रूरत होगी, राउटिंग की ज़रूरत होगी, तो इसके बारे में जल्दी ही चर्चा करेंगे। लेकिन ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो सर्विस, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और आप लोगों का उसमें डिफरेंस क्या है। एक आसान भाषा में समझाता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तीनों के बारे में डिफरेंस, और थोड़ा अच्छा ज्ञान आप लोगों को मिला हो, तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ।